रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ आए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बिल्कुल। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM। शो चल रहा है सखी सहेली, मैं हूँ खुशी। तो सखियों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जो आज की हमारी बहुत ही खास मेहमान है, उनसे मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी, जो कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो हैं रजनी ढोंडियाल और साथ में नीतू कुंडलिया जी। तो आज हम इनसे यहाँ पर चर्चा करेंगे और जो बातों का ये सिलसिला है मैं आगे बढ़ा रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले रजनी मैम, आप अपने बारे में बताइए और अपने एनजीओ के बारे में बताइए। इस सफर की शुरुआत हमारी 15 जुलाई 2015 को गाजियाबाद से शुरू हुई थी, जिसमें गाजियाबाद का जो स्लम एरिया है, सेक्टर 1, 2, 3, 4, 5 और कनावनी गांव, जहां बहुत सारे आज भी बस्तियों में बच्चे ऐसे हैं जो आर्थिक अभाव में स्कूल नहीं जा पा रहे, जो नशे के आदी हो चुके हैं। तो उन बच्चों का जीवन संवारने के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया है, शिक्षा से शिखर तक के माध्यम से, कि उनकी प्राथमिक एजुकेशन में हम लोगों ने तैयार करके फिर स्कूलों में उनका दाखिला करके समाज की मुख्य धारा से जोड़े। मैम, ये जो सेवा का सफर है, इसमें क्या उतार चढ़ाव आपको देखने को मिले और अभी तक का कैसा रहा आपका ये सफर? हमारा सफर अभी तक का जो है 2015 से संघर्ष का सफर रहा है। बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए। मई की गर्मी हो या अप्रैल की गर्मी हो, कभी भी मतलब ये चाहे गर्मी हो सर्दी हो, हमने कभी ये नहीं देखा कि हमें एसी की जरूरत है या फिर बरसात होती रही। बस हमें एक चीज पता थी कि हमें इन बच्चों के लिए यहाँ से निकलना है और उन तक पहुंचना है, जिनकी जिम्मेदारी, जिनको जागरूक करके हमने उनके जीवन को बदलने का फैसला लिया है। और सफर में अभी तक भी ऐसी है कि हम जो आपस में एक सोसाइटी से 4-5 महिलाएं आपस में ही कंट्रीब्यूशन करके आज तक इन बच्चों की शिक्षा का खर्चा वहन करेंगे। जी नीतू मैम, आपसे जानना चाहूंगी कि काम करने के दौरान किन चीजों के लिए संघर्ष करना पड़ता है? क्या चुनौतियाँ आती हैं? हाँ जी, शुरू में तो ऐसा हुआ था जी कि उनके पेरेंट्स को समझाया हमने। फिर वो पहले ये मतलब उनका यही था कि पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं है हमको, तो मतलब जी वो यही चाहते थे कि बच्चे भी जो हम कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, काम करने जा रहे हैं कहीं, यही करें। लेकिन हमने सबने मिलके उनको समझाया जी। तो अब तो वो मतलब ठीक है कि एजुकेशन को वो भी अब समझने लगे कि किस तरह से ये जरूरी है। ओके, तो मैम आपके टीम में अभी कितने लोग हैं और इस टीम को आगे बढ़ाने की कोई योजना है? हमारी 6 लेडीज हैं हम, जो एक ही सोसाइटी में रहती हैं। हाउसवाइफ हैं सारी। जो हमारे पास खाली टाइम बचता है तो उसमें हम ये बच्चों को डिवोट करते हैं टाइम अपना। अभी तो ऐसा मतलब लोग आते रहते हैं जुड़ने के लिए जी, तो यही है हमारी कोशिश कि लोग ज्यादा से ज्यादा आए। अभी तो हम ही हैं। अच्छा, तो मैम जब आपने काम करना शुरू किया तो आर्थिक या सामाजिक रूप से आपको सपोर्ट मिला या कभी प्रशासन को आपने अप्रोच किया? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, हमने कोशिश तो करते ही रहती है रजनी। जी मैम। अभी एक्चुअली हमारे कुछ पेपर्स भी पूरे नहीं थे जो अब इसने कर दिया है चीजों के लिए, तो हम देखेंगे कि आगे गवर्नमेंट से हमें क्या वो मिल सकता है। जी रजनी मैम, अपने कुछ उल्लेखनीय कार्यों के बारे में बताएं जो आपने अपने एनजीओ के जरिए किया है। सर, हमारा बेसिकली आप देखेंगे तो गाजियाबाद में शिक्षा से शिखर तक एक पहला एनजीओ है जिसने बच्चों का पढ़ाई का इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली है, जो 2015 से अभी तक हम लगातार इसकी ओर संघर्ष कर ही रहे हैं। चाहे डीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे पीएम हो, हर एक को मैं हर दिन अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से ट्वीट करती रहती हूँ, उनको अपने काम को दर्शाती हूँ कि सर ये चल रहा है। और प्रशासन की जहाँ तक बात है तो लगातार खबरों में हमारा एनजीओ रहता है और काफी सपोर्ट हमें न्यूज का वहाँ से मिलता रहता है। अभी कुछ टाइम पहले ही अमर उजाला का एक वो हुआ था, एनुअल डे हुआ था, उसमें हमारे बच्चों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। स्वयं भी इन कार्यों, इन बच्चों के साथ कार्य करने का, समाज में काम करने का अमर उजाला की तरफ से मैम रानी मुखर्जी थी, उनकी तरफ से समाज कार्यों के लिए मुझे प्रोत्साहित करने के लिए मर्दानी पिक्चर उसी समय लॉन्च हो रही थी, तो ये सम्मान मिला था गाजियाबाद में काम करते हुए। बाकी गाजियाबाद की जिलाधिकारी समय ऋतु माहेश्वरी जी थी, उनके द्वारा सम्मान मिला था और काफी पूरे एनसीआर में हमारे कार्य को सराहा जाता है। तो ये उन्हीं बच्चों का साथ है और समाज का इतना प्यार है कि वो हमें
हाथों हाथ ले रहे हैं। तो मैम, जब आपके काम को पहचान मिलने लगी तो उसके पहले और उसके बाद लोगों की और फैमिली की क्या प्रतिक्रिया रही थी? शुरुआत का जो टाइम है वो संघर्ष का होता ही है। परिवार का सपोर्ट मुझे हमेशा से रहा। उसमें मेरी ज्वाइंट फैमिली रही। ज्वाइंट फैमिली में हम 9 लोग थे, 2 बेटियां मेरी हैं, लेकिन कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि परिवार का सपोर्ट पूरी तरीके से मेरे साथ रहा। समाज का सपोर्ट हमें वक्त के साथ मिलता गया, जैसे जैसे पहचान होती गई। जी, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, महिला सशक्तिकरण अभी भी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाया है। आपको क्या लगता है जमीनी स्तर पे कमी कहाँ है? क्या सरकार और लॉ एंड ऑर्डर के प्रयास वहाँ तक पहुँच रहे हैं? कमी यही है कि ज्यादा से ज्यादा हम पर्सनली उनसे जाके मिलें और उन्हें अच्छी तरह एक्सप्लेन करें कि क्या हमारा मतलब महिलाओं के लिए क्या एक जगह है। आजकल लेडीज बस यही समझती है कि घर के अंदर घर तक ही सीमित है, लेकिन हमें जितना उनसे जुड़ेंगे, उनको समझाएंगे तो उनको ज्यादा पता चलेगा इन चीजों का। ये भी हो सकता है कि लोग अभी इतना ज्यादा मतलब उनका माइंड इतना वो नहीं हुआ है कि लेडीज को ज्यादा से ज्यादा आगे करें। जी, तो महिला सशक्तिकरण के लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? हमारा यही है कि हम उनको मतलब कुछ ऐसा वो करें कि वो खुद का भी स्वयं कुछ कर सके, अपना कुछ छोटा सा खोल सके। हम जैसे कि कभी कभी सिलाई विलाई की उनको क्लासेस वगैरह देते हैं। मैम है हमारे साथ, ओनर है जो वेडिंग पॉइंट की, वो खुद ही मतलब उनको सिखाती हैं कभी कभी आके जी। तो ऐसी मतलब काफी सारी चीजें हैं जो हम उनको ये है कि वो स्वयं कुछ अपना रोजगार कर सके। रजनी मैम, आप लोग कला और संस्कृति के लिए भी काम करती हैं, तो इस दिशा में आप लोगों ने क्या काम किया है? 2015 में जहां हमारा एनजीओ एक्टिव हुआ था, उसी के तुरंत 1 से 1.5 साल बाद मैं जो भी यहाँ पे उत्तराखंड की संस्थाएं एनसीआर में काम कर रही है, चाहे वो निगम बोध घाट पे उत्तरांचल भारतीय सेवा संस्थान हो, चाहे अपने कल्चर संस्कृति के संरक्षण के लिए काम करती हुई महाकौती की टीम हो, जो इंदिरापुरम में लगातार 9 सालों से वहाँ पे अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए, अपनी एकता के लिए, अपने लोगों को जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी है उनको अपने कल्चर से कि वो उससे जुड़े रहे, उसके लिए लगातार मैं ऐसी बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ जो लगातार अपने उत्तराखंड के कल्चर को प्रेजेंट कर रहा है। अभी जो पब्लिक आप लोगों को सुन रही है, उन लोगों से आप कोई अपील करना चाहेंगी या कोई मैसेज देना चाहेंगी? जी बिल्कुल। देखिए, हमारा जो शिक्षा से शिखर तक है उसका एक ही मोटिव है कि इस वक्त हमारे देश में बहुत सारे गरीब बच्चे ऐसे हैं जो आर्थिक अभाव में पढ़ नहीं पा रहे। अगर एक घर से भी 1 रुपए भी निकलता है तो भी हम कहते हैं कि देश का कोई बच्चा अशिक्षित नहीं रहेगा, वो पढ़ेगा और उसके लिए प्रयास हम करेंगे, लेकिन बिना आपके सहयोग के हम कुछ नहीं कर सकते। समाज यदि 1 कदम बढ़ाते हैं, समाज भी 2 कदम साथ में बढ़ाता है। तो आइए मिलके अपने देश को साक्षर बनाएं ताकि हमारे देश में कोई भी बच्चा अशिक्षित ना रह जाए। जी मैम, आने वाले समय में आप लोग अपने एनजीओ के जरिए और क्या नया करना चाहती हैं? आगे की क्या प्लानिंग है आप लोगों की? सबसे पहले सर, हमारा फोकस जो है वो शिक्षा से शिखर के उन बच्चों के लिए जिनकी जिम्मेदारी हमने ली है। ये बच्चे कभी 60 हो जाते हैं तो कभी खेती के उसमें ये बच्चे 40 हो जाते हैं तो कभी 100 भी हो जाते हैं। तो जिन जिन बच्चों की जिम्मेदारी 2015 से हमने ली है, हमारा सबसे पहले कर्तव्य है कि हम उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ के स्कूल में दाखिला कराएं। दूसरा हमारा मोटिव है कि उनकी जो मम्मी हैं उनमें कई ऐसी हैं जो विधवा हैं, कई विकलांग हैं, तो अपनी तरफ से हमारा सेकंड थिंग जो है तो उनके घरों को, उन स्त्रियों को स्वरोजगार से जोड़ना, चाहे वो ब्यूटी पार्लर का कोर्स हो, चाहे वो सिलाई मशीन का हो। ऐसे जागरूकता अभियान से उन लोगों को इतना सशक्त बना दे कि उन्हें जरूरत ही ना पड़े कि वो कभी किसी के आगे हाथ फैलाएं। जी बहुत अच्छा। मैम, जाते जाते आप लास्ट वर्ड क्या कहना चाहेंगी पब्लिक से? आपसे अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट करे? हमारा अभी फिलहाल जो है फेसबुक पे एक पेज चलता है शिक्षा से शिखर तक का, वहां से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। वहीं फोन नंबर भी दिया गया है। हाँ, ये जरूर कहेंगे कि आप जो कुछ भी अपने दिल से इन बच्चों के लिए करना चाहते हैं उसमें पूरी पारदर्शिता रहेगी। और आज हमारा संघर्ष का
टाइम है, लेकिन एक दिन आप लोगों के सहयोग से हम वो दिन ला के रहेंगे कि देश का हर बच्चा भी साक्षर होगा और देश की जो ये बस्ती की महिलाएं वो भी सशक्त होंगी और हम इस महिला सशक्तिकरण के नारे को यथार्थ करके दिखाएंगे। जी मैम, मैं कामना करती हूँ कि आप लोग जो भी काम कर रही हैं समाज के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, कल्चर के लिए, उस काम में सफल हों और समाज के लिए और बेहतर करें। शो में जुड़ने के लिए मैम थैंक यू सो मच। धन्यवाद। तो सखियों, ये थी शिक्षा से शिखर तक एनजीओ से रजनी ढोंडियाल और नीतू कुंडलिया जी, जिनसे आज हमने बहुत सारी बातचीत यहाँ पर करी। तो अगर आपको भी कोई बातचीत कहना है, बताना है, अगर आप भी समाज में सेवा करती हैं, समाज सेवी हैं या फिर कुछ समाज में अच्छा कर रही हैं, तो उसके लिए भी आप मुझे बता सकती हैं 8742937912। इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकती हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी बात है वो आप यहाँ पर मुझसे शेयर कर सकती हैं। और चलिए सखियों, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। अगर आपको शो से जुड़ी कोई भी बातचीत करनी है या फिर शो का फीडबैक देना है तो इसके लिए भी आप मुझे इस नंबर पे बता सकती हैं। और चलिए सखियों, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। कल फिर आऊंगी किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शो चल रहा था सखी सहेली, मैं हूँ खुशी। आप सुन रहे हैं रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज। बाय बाय, टेक केयर।